गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, सादी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास स्टार्ट हो गई है भाई, आप सभी बच्चे जुड़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर जल्दी कीजिए। तो आज हम लोग कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ हम विजयनगर साम्राज्य के भी प्रश्नों को देखेंगे। मतलब जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है और जो हमारा मॉडर्न इतिहास है, दोनों को मैं साथ साथ में लेके चलूंगी, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य है ना, वहां से भी कई बार से हमारे एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो हमें क्या करना है कि दोनों को हमको साथ ही साथ लेके चलना है, क्योंकि प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो लगभग सभी बच्चे ध्यान देंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यहाँ पे रामायण फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष था वो कौन था? क्या कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष? तो चलिए फिर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? बताओ। 28 दिसंबर सन 1885 में किसकी स्थापना हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हुई, लेकिन इसका जो संस्थापक था, जो कांग्रेस का संस्थापक था, वो कौन था? संस्थापक जी, संस्थापक। हाँ, तो कभी भी आपसे पूछा जाए ना, तो ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, मतलब इसको लिख देते हैं अच्छे से हम। ए ओ ह्यूम जो थे, ये किसके संस्थापक हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगर हम फुल नेम की बात करें, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फुल नेम, तो इनका फुल नेम हो जाता है एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम। मतलब इनका पूरा नाम क्या हो जाता है? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाता है। किसका पूरा नाम? एओ ह्यूम का। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी, हमारे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेजों ने, जो रिटायर्ड ऑफिसर है जिसका नाम है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों की सुरक्षा के लिए, अंग्रेजी सरकार के हितों की सुरक्षा के लिए इसको बनाया हुआ था। इनको ऐसा लगता था कि हम जितने भी भारत के जो नेता हैं उनको अपने पक्ष में रखेंगे, थोड़ा बहुत हमें निर्वाचन में इन्हें हम थोड़ा बहुत सीट प्रदान करेंगे, संसद में, ब्रिटिश संसद में इन्हें अपॉइंट करेंगे तो हमारे पक्ष में रहेंगे। ठीक है, हमें कोई दिक्कतें परेशानियां नहीं होंगी, ऐसा सोचकर इन्होंने किसकी स्थापना किया? कांग्रेस की स्थापना किया। और 28 दिसंबर सन 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, कौन सा विद्यालय? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इन्होंने किसकी स्थापना की? कांग्रेस की स्थापना की। और इस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ठीक है, तो इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए, इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना रामायण, पूछा जा सकता है कि नहीं? तो इन्होंने सन 1787 में, ठीक है, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने 1787 में कौन से? 1887। इन्होंने 1887 में कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, कब है डेट? 1787। कौन सा अधिवेशन? मद्रास अधिवेशन। ठीक है, कौन है अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? बंबई में हुआ कि पुणे में हुआ? ठीक है, सभी बच्चे लोग कमेंट करके बताएंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन,
रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी और बदरुद्दीन तैयबजी। सवानी नहीं है, सयानी है ना, सवानी नहीं है, क्या है, सयानी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी या बदरुद्दीन तैयबजी। इस तरह से आपको आंसर बताते हुए चलना है। कौन? रामायण, आप ना थोड़ा सा फोन निकालो और देखना कि ये क्वेश्चन जो ऊपर में दिख रहा है वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो सामने मुझे दिखाई दे रहा है ना टीवी, उसमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बच्चों को शो नहीं हो रहा है। थोड़ा वीडियो देख के बताओ, ठीक है। ग्रुप में तो आ ही गया होगा सीजीपीएससी लिंक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बताइए, उनका नाम बताना है। तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन, याद करते हुए चलना है ना, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की सन 1787 में। उसके बाद हमें दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष का नाम देखना है, ठीक है। गुड आफ्टरनून चंद्रिका जी, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिख रहा है ना क्वेश्चन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चंद्रिका बताएंगे। उसके बाद अगर हम दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे, गुड आफ्टरनून चंद्रिका, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे कि नहीं एक बार बताएंगे। चलो रामायण, अब दूसरा हमारा मुस्लिम अध्यक्ष है रहीम उल्लाह मोहम्मद सयानी। अब इन्होंने कौन से अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, याद रखना है। अब इन्होंने कौन से अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा बता देंगे कौन से अधिवेशन में। अच्छा, ओके ओके ओके, कौन से अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन 1896। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है सभी बच्चों को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, जो कि क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने वाले दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है आपका? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ओके। एक बार मैं कल अच्छे से देख के बता दूंगी चंद्रिका, ठीक है। अभी तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको कल ना बता दूंगी। कल जब लाइव क्लास होगी ना तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के साथ, है ना, मतलब जो नेता है ना, नेताओं के साथ, भारत के नेताओं के साथ अगर हम अच्छे संबंध रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रिटिश शासन का हित छुपा होगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश संसद में ऐसे नेताओं को अपॉइंट करने के बारे में सोचा। किसने सोचा? ब्रिटिश सरकार ने सोचा, ताकि ये हमसे मिलकर रहें, ताकि हमें भारत में यहाँ पर अच्छे से शासन करने में कोई दिक्कतें ना हो। तो हम अंग्रेजों के लिए एक ऐसी कमेटी बनाते हैं जिसमें हम चर्चाएं करेंगे भारत के संविधान को लेके, आने वाले फ्यूचर को लेके, और नेताओं को हमारे साथ में रखेंगे, ऐसा इनका विचार था। लेकिन बाद में यही हमारे लिए आजादी की नींव बनी, क्योंकि हमने बहुत सारे नेताओं के साथ भारत के कोने-कोने में हमने कांग्रेस का अधिवेशन किया है कि नहीं किया है? अलग-अलग जगह में भारत के हर क्षेत्र में कांग्रेस के अधिवेशन होने लगे, ठीक है। वार्षिक अधिवेशन होते थे, कभी-कभी अर्धवार्षिक अधिवेशन भी हुए हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि अलग-अलग जगह में अधिवेशन हो रहा है, तो हमने क्या किया कि हम राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चाएं उसमें करने लगे। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन या भारत को स्वतंत्र कराने में कहीं न कहीं हमारा ही हित छुपा था, कांग्रेस अधिवेशन के माध्यम से, ठीक है। बाद अंग्रेजों ने अपने हित के लिए उसे गठित किया था, लेकिन वो बाद में क्या हुआ कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। किसके लिए? हम भारतीयों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझते हुए चलना है। अभी जस्ट मैंने बताया 28 दिसंबर सन 1885 को किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस की स्थापना की गई। और संस्थापक कौन था? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम लोग एओ ह्यूम भी कहते हैं, है ना। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस की स्थापना की गई। और आपको पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन।
फिर से पूछा जा चुका है कि जब भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई उस दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। डायरेक्ट सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस दौरान वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। याद रहेगा? ठीक। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लिख लो, पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था, किसका नाम था? कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था कांग्रेस का। अब इसे कांग्रेस नाम किसने दिया? कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? चलो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 2, 30, 33 और 41। कोशिश करो थोड़ा सा। देखो, मैं कांग्रेस अधिवेशन से जितने भी प्रश्न है ना उसको आप लोगों को अच्छे से करवाते हुए चलूंगी, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चले। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में, लिख लेना, लिखते हुए चलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया? कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया? तो क्या हो जाएगा आपका? 35। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया है? 33 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया है। तो याद रखिएगा, कितने मुस्लिम सदस्य थे? 33। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस का जो द्वितीय सम्मेलन है 27 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कहां संपन्न हुआ? कलकत्ता में संपन्न हुआ। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। अब याद रखो कि कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ है, लिखते हुए चलेंगे। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ है? यहाँ पे मैंने डेट लिखा हुआ है 27 से 30 दिसंबर 1886 को। कब हुआ है? 27 से 30 दिसंबर 1886 को। कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय सम्मेलन है 27 से 30 दिसंबर के बीच 1886 में, कब हुआ? 1886 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। जब यहाँ पे कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने की है। किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने। लिखते हुए चलेंगे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 700, मतलब 436 थी। कितनी थी? 436 थी, ठीक है। और कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां पे मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? कांग्रेस के, लिखते हुए चलेंगे ना, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 2 थी जी। और द्वितीय अधिवेशन में जो मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। और तीसरे सम्मेलन में कितनी थी? 81 थी। और चौथे सम्मेलन में 221 पहुंच गई, ठीक है। हम सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। मैंने कहा कि जब कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन हुआ था उसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 2 थी। उसके बाद हमने देखा कि जब कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन हुआ उसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 33। उसके बाद हमने देखा कि जब कांग्रेस में तृतीय सम्मेलन हुआ 1887 ईस्वी में, तो उस दौरान मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? 81। और चौथे सम्मेलन में 1888 में मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी पहुंच गई थी? 221। तो याद रहेगा, 2, 33, ठीक है, 81,
221, ये सारी बातें याद रहेगी आपको? ठीक है, तो लिखते हुए चलेंगे प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन, ठीक है? तो ये प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, ओके? चलो नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका है? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा फास्ट चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है ना? मैंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका है? चंद्रिका, आप ना क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आंसर बताते हुए चलेंगे। तो मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका है? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस के कोई भी अधिवेशन में भाग नहीं लिए हैं। बाकी लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट इन्होंने भाग लिया है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कभी भाग नहीं लिया है। आप जानते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की है? हाँ, होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे। आपको याद रखना है, होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए नेता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? एनी बेसेंट ने। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कब की थी एनी बेसेंट ने? 1916 में। किसके साथ मिलकर की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसके दो शाखा थे। अब अगर मैं बात करूं होम रूल लीग आंदोलन की, तो इसकी दो शाखा थे। ठीक है, अब एक शाखा का नेतृत्व किया एनी बेसेंट ने मद्रास के अड्यार वाले क्षेत्र में, और महाराष्ट्र और इधर मिडिल भारत वाले क्षेत्रों का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इनका एक ही उद्देश्य था कि हमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्या करना है? स्वराज प्राप्त करना है। एनी बेसेंट ऐसा चाहती थी, ठीक है, और तिलक ने भी उनका साथ दिया, लेकिन तिलक का एक ही इरादा था कि हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन एनी बेसेंट चाहती थी कि सबसे पहले हम ये प्रयास करते हैं कि हमें अंग्रेज सरकार के अधीन रहकर हमें क्या मिल जाए? स्वराज मिल जाए। कम से कम वो हमारे ऊपर राज करेंगे, और हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे हमारे जो भारतीय लोग हैं, हमें चुनाव जीते, हम उनके बीच में ही क्या करवाएं? चुनाव कंडक्ट करवाएं, और हमारा ही नेता क्या बने? चुनाव जीते, और हम ही लोग क्या करें? शासन करें। लेकिन हमारे ऊपर में कौन बैठा है? अंग्रेजी सरकार। पहले हमें ये तो मिल जाए, फिर हम लोग पूर्ण स्वराज्य की ओर जाएंगे, ऐसा एनी बेसेंट चाहती थी। लेकिन वो आयरिश महिला थी, आयरलैंड की निवासी थी, लेकिन वो आई, यहाँ के नेताओं के साथ वो घुली मिली। ठीक है, भारत की राजनीति में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयरलैंड के निवासी होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? भारतीय लोगों का साथ दिया। वो प्रथम आयरिश महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य बनी। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य कौन है, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट। ठीक है, जो कि एक आयरिश महिला थी। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथन दिया गया है, एनी बेसेंट 1907 से, पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, एनी बेसेंट 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रही। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने केसरी और मराठा पत्रों का संपादन किया। पढ़िए प्रश्नों को। गुड आफ्टरनून जी। ईशा, गुड आफ्टरनून। मोतीलाल नेहरू 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। आपको बताना है, ठीक है। आपको अगर पता होगा तो मैंने कहा था 1875 के आसपास, ठीक है, मैंने कहा कि मैडम ब्लावात्स्की और कौन थे? हेनरी अल्कॉट। मैडम ब्लावात्स्की एवं हेनरी अल्कॉट ने 1875 में, है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और कहाँ की? न्यूयॉर्क में की। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी भारत के विज्ञान है, धर्म है, दर्शन है, विश्व की, भारत की नहीं विश्व की, ठीक है, उसमें उसको जानने के लिए और अध्यात्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मनुष्य के अंदर इतनी अपार शक्तियां छुपी हुई है, जिसे मनुष्य ही खुद अनभिज्ञ है। उस रहस्य से कौन अनभिज्ञ है? मनुष्य ही अनभिज्ञ है। तो इन्होंने ये सोचा था कि हम मनुष्य को रियलाइज करवाएंगे, जितने भी प्राचीन धर्म है, दर्शन है, विज्ञान है, उनके बारे में हम क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, और मनुष्य को उसको जानने के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, ताकि मनुष्य जो है वो अपनी शिक्षाओं को जान सके और अध्यात्म की तरफ बढ़ सके। ऐसा इनका उद्देश्य था, और ये पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो इस तरह से इन्होंने स्थापना तो की थी, लेकिन बाद में एनी बेसेंट ने, है ना, इनकी जब मृत्यु हुई थी हेनरी अल्कॉट की, उसके बाद इन्होंने इसका नेतृत्व किया, और भारत में भी एनी बेसेंट ने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया था मद्रास के अड्यार वाले क्षेत्र में।
ठीक है, कहां पर प्रचार प्रसार किया था? मद्रास के अड्यार वाले क्षेत्र में। तो एनी बेसेंट ने तो इसका प्रचार प्रसार किया, सही है। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है कि एनी बेसेंट ने 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रही, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने कहा एनी बेसेंट 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, ये भी सही है। तिलक ने केसरी और मराठा पत्रों का संपादन किया, ये भी सही है। मोतीलाल नेहरू 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की और तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। आपके सभी कथन जो है क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सभी कथन जो है वो सही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं स्वराज पार्टी की, तो आपको याद रखना है मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, क्योंकि आपको पता है कि 1922 में क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, एक जो भीड़ थी, है ना, हिंसक भीड़ ने, है ना, क्या कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक जो थाना है, पुलिस थाना है, उसमें आग लगा दिया, जिससे 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई, जिससे गांधी जी को बहुत ही ज्यादा आघात पहुंचा। आप जानते हैं कि गांधी जी कौन है? सत्य एवं अहिंसा के पुजारी हैं। वो कभी ऐसी हिंसक घटनाओं को नहीं देख सकते थे। अब हिंसक घटनाएं यहाँ पर होने लगी तो उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ कांग्रेसी नेताएं जैसे सुभाष चंद्र बोस, तो वो तो थे ही, वो तो गरम दल के नेता थे, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ कांग्रेसी नेताएं थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वो काफी नाराज हो गए गांधी जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन की लपटें इतनी आगे हो गई थी कि कहीं ना कहीं हम आजादी के करीब भी थे। अगर उस दौरान हम उस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाते तो कहीं ना कहीं उस दौरान ही हमारा देश आजाद हो जाता। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी ने उसको वापस ले लिया, जिसको गांधी जी की सबसे बड़ी गलती भी माना जाता है इतिहास में। तो उन्होंने जब नाराज होकर अलग पार्टी बनाया, उसे ही हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, और इसका गठन कब किया गया था? 1923 में किया गया था। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़े। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। और तिलक ने मराठा और केसरी पत्रों का संपादन किया है, बिल्कुल सही है। कभी भी पूछा जाएगा मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया है? तिलक ने किया है। ठीक है, फुल नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। और उन्होंने कौन सा नारा दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तरदायी गुट की ओर मान्यता प्राप्त नेता रास बिहारी घोष ने कांग्रेस के किन दो सत्रों की अध्यक्षता की? सूरत अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, बॉम्बे और मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, लाहौर और कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, अगर हम रास बिहारी घोष की बात करें तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ है? सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, सूरत सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है ना, पता है कि नहीं? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कब की थी? 1907 में की थी। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन की खासियत क्या है कि सूरत अधिवेशन में जो गरमपंथी है और नरमपंथी, गरमपंथी मतलब ये था कि कांग्रेसों का एक गुट था, जिसमें ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिसमें उग्रवादी विचारधाराओं का एक संगठन था। जैसे उग्र सोच वाले, मतलब उनका रिएक्शन ये था कि अगर अंग्रेजी सरकार हमारे ऊपर हुकूमत हुकूमत चलाने की कोशिश करती है या हमें, ठीक है, पीड़ित करती है, तो हम उसका क्या करेंगे? तुरंत रिएक्ट करेंगे, हम भी उनको क्या पहुंचाएंगे? पीड़ा पहुंचाएंगे। लेकिन जो नरमपंथी था, उनका क्या कहना था कि हम अनुनय, विनय, निवेदन, भूख हड़ताल, ठीक है, आंदोलन करके, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके हम क्या करेंगे? अंग्रेजों से बदला लेंगे। ऐसा किसका कहना था? नरम पंथियों का कहना था। लेकिन गरम पंथियों का क्या कहना था कि हम मार पीट, गोला बारूद, लड़ाई, हिंसक घटनाओं के माध्यम से अंग्रेजों से बदला लेंगे। ऐसा किसका कहना था? गरमपंथी। तो यहाँ पर दो विचारधाराएं आपको देखने को मिलती है 1907 के सूरत अधिवेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी गुट की ओर मान्यता प्राप्त रास बिहारी घोष ने कांग्रेस की किन दो सत्रों का अधिवेशन किया है? तो आपको याद रखना है 1907 के सूरत अधिवेशन और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? रास बिहारी घोष ने की है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन सी विचारधारा में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896, 1899, 1898, 1897? चलो बताते जाओ, बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। तो याद रखना है 1896 में कौन सा अधिवेशन हुआ है? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। 1896 में कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है 1896 में? सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और इसी अधिवेशन में क्या गाया गया है? वंदे मातरम। वंदे मातरम का गीत जो है वो गाया गया।
सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन सी विचारधारा में वंदे मातरम पहली बार गाया गया है? तो 1896 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम का गीत जो है वो गाया गया है। सभी बच्चे थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि इस दौरान अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी और सरोजनी नायडू। अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी जी? सरोजनी नायडू। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सभी बच्चे थोड़ा सा, ठीक है, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये प्रश्न कई बार से पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष पूछेगी तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट। क्या याद रखना है? एनी बेसेंट। अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको याद रखना है सरोजनी नायडू। क्या याद रखोगे? सरोजनी नायडू। तो इस तरह से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। भारतीय पूछे तो और पहली पूछे तो, अगर उसमें भारतीय मेंशन नहीं है तो आपको क्या लगाना है? हर हाल में एनी बेसेंट ही लगाना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, दादा भाई नौरोजी को कितने समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 2, 3, 4 या 5? मतलब दादा भाई नौरोजी कितने समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? मतलब यहाँ पे प्रश्न ये है कि कितने बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 9, कितने बार बने हैं? कौन कौन सा? 3, 3 बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। याद रखते हुए चलेंगे। तो 1886, 1893 और 1906। 1886, 1893 और 1906 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन 1986, लाहौर अधिवेशन 1893 और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में वो क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। तो 3 नाम आपको याद रखना है, 1886, 1893 और 1906 के जो कांग्रेस सत्र है उसकी अध्यक्षता किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने। ये सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं ना, क्योंकि हमारे एग्जाम में कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आज कांग्रेस वाला टॉपिक मैं कवर कर दी हूँ। ओके, हुआ याद? चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। कई बार से प्रश्न पूछा गया है, कई बार से प्रश्न पूछा गया है किसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसे जानते हैं हम? दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे 3 बार यानी 1886 के कलकत्ता सत्र में, 1893 के लाहौर सत्र में और 1906 के कलकत्ता सत्र में वो क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। मतलब दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बन चुके थे? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, दादा भाई नौरोजी जो है वो कांग्रेस के 3 बार से अध्यक्ष बन चुके थे। पहली बार कब? 1886, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। दूसरा बार कब? 1893, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। और उसके बाद 1906 के कलकत्ता सत्र में वो अध्यक्ष बने हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, सर सैयद अहमद खान, लाला लाजपत राय। कांग्रेस के सबसे ज्यादा विरोधी कौन थे? सर सैयद अहमद खान।
सर सैयद अहमद खां कांग्रेस का हमेशा से विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के विरोध में यह बातें कही थी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सर सैयद अहमद खां आ जाएगा। अगर मैं सर सैयद अहमद खां के बारे में बात करूं तो ये मुस्लिम धर्म के मतलब मुस्लिम धर्म का एक नेता था। ठीक है, जैसे कि हमारे धर्म की अगर मैं बात करूं, हिंदू धर्म के समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे ना। अब भारत में समाज सुधार का पहला नेता हम मानते हैं, ठीक है? इसलिए हम उन्हें सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के नाम से जानते हैं, आधुनिक भारत के पिता के नाम से जानते हैं, नव भारत के नव प्रभात के तारा के रूप में जानते हैं। हम किसे जानते हैं? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, सती प्रथा का अंत किया उन्होंने, किसके साथ मिलकर? विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। तो इस तरह से उन्होंने भारत की जो सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया। उसी तरह मुस्लिम धर्म को भी आगे बढ़ाने का और मुस्लिम धर्म को भी सुधारने का कार्य किया था, जिसका नाम है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का कहना था कि हमको क्या करना है? अंग्रेजों के अधीन रहना है। अंग्रेजों से हमें मिलजुल कर रहना है, हमें शिक्षा ग्रहण करना है, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करना है, ताकि हमें अंग्रेजों के अधीन क्या मिल सके? नौकरी मिल सके। अगर हमें अंग्रेजों के अधीन नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? इससे मुस्लिमों का क्या होगा? भला होगा। मुस्लिम लोग आगे बढ़ेंगे, मुस्लिम भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करेंगे, तो मुस्लिमों की जो इकोनॉमी कंडीशन है वो क्या होगी? सुधरेगी और मुस्लिम भी अच्छे से जीवन यापन करेंगे और वो भी भारत में भी उनका जो पद है वो क्या रहेगा? हाई रहेगा। हम भी लोगों के साथ समाज में अपना हाई स्टेटस बनाते हुए चलेंगे। ऐसा किसका कहना था? सर सैयद अहमद खां का, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म का हित चाहते थे, अपने समुदाय का हित चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा और हमेशा उन्होंने किसका विरोध किया है? कांग्रेस का विरोध किया है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। तो इसको भी याद रखिएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो लड़खड़ा रही है, ये वाला कभी भी आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था, याद रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। ये कई बार से प्रश्न पूछा गया है। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। याद रखना है 1800 मतलब 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और ये जो बेलगांव है वो कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में है। बेलगांव कहां पर है? कर्नाटक में है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? महात्मा गांधी ने की है। और ये जो बेलगांव है आपका कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो इस तरह से सभी बच्चे ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। यहाँ पर मैंने दिया है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सरोजनी नायडू। तो इस तरह से आपको क्या करना है? बताना है इसका आंसर। तो चलिए फिर इसको तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना है और आपको आंसर बताना है। चलो बताओ रामायण, कब कब इन्होंने अध्यक्षता की है? थोड़ा सा सोचो और बताते हुए चलो। चलो बताओ। तो सबसे पहले आपको याद करना है 1924। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद वल्लभ भाई में याद करना है 1931 कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन। ठीक है, अब बाकी का सोचो आप लोग। ठीक है, फिर बताऊंगी। सोच लो फिर बता रही हूं मैं। सरोजनी नायडू 1925 कानपुर। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर। अब बताओ। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की और श्रीमती एनी बेसेंट ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस तरह से आपको क्या करना है? तिथि के अनुसार सबसे पहले सीक्वेंस में जमाते हुए चलना है। तो आंसर बता देंगे आप। कौन सा हो जाएगा? पहला आपका क्या है? 1924। उसके बाद हम क्या देखें?
1925। उसके बाद हम क्या देखेंगे 1929। उसके बाद हम क्या देखेंगे 1931। तो इस तरह से आपका क्या आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। क्या होगा जी, सी होगा कि बी होगा कि क्या होगा, सी होगा ना, ठीक। आया आंसर, लिख लो थोड़ा। 1924 महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, बेलगांव अधिवेशन। याद रहेगा, ये डेट को याद करो ना, क्योंकि यहाँ से डेट्स को लेकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पर ये फैक्चुअल डेटा वाले प्रश्न है, इसमें हमको कोई समझने वाला है ही नहीं, हमको यहाँ पर याद करना है कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था, उसी को हमें माइंड में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने 1924 में कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, बेलगांव। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक। लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन। श्रीमती सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। इस तरह से आपका आंसर आया विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से लिखा हुआ है, कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कौन, श्रीमती सरोजनी नायडू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर और 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, जबकि पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। आया समझ में। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो समझते हुए चलो कि 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो आपको याद रखना है रामायण 1938 एंड 1939 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। आप सभी को पता होना चाहिए। 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, हरिपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, हरिपुर अधिवेशन। और 1939 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। और 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसी को त्रिपुरी संकट कहा गया है। 1938 की अगर मैं बात करूं हरिपुर अधिवेशन, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी जी, सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 में भी ये अध्यक्ष के रूप में, दावेदार के रूप में ये जीत लिए थे, क्योंकि यहाँ पर दो दावेदार थे 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है। महात्मा गांधी के साइड से कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया, लेकिन और एक विपक्षी पक्ष से कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसमें भी किसकी जीत हुई थी, सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी। दावेदार पद पर कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करते थे, इसलिए बाद में जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे के बाद फिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया था, सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। ओके, तो याद रखना है कि 1939 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए क्या लड़े, चुनाव लड़े। वह निर्वाचित हो गए, लेकिन महात्मा गांधी के साथ उनके मतभेदों के कारण उन्हें क्या किया, इस्तीफा दिया। सरदार पटेल के साथ अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया और सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, मैंने कहा 1938 के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र। निर्विरोध वो चुने गए। लेकिन 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो वहां पर गांधी जी की तरफ से एक दावेदार पद में और था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस। दोनों के बीच में क्या हुए, चुनाव हुए। जीत हासिल किसको हुई, सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन गांधी जी उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों के बीच में मतभेद हुए और मतभेद होने के पश्चात उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दिया। और इस्तीफा के बाद कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, अभी जस्ट मैंने बताया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब की है भाई? 1931 में की है। नेक्स्ट प्रश्न, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रास बिहारी बोस, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विठल भाई पटेल। ये प्रश्न आया हुआ है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून देवेश साहू जी, चलो बताओ बताओ। कल इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आएंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, तो याद रखना है कौन है? दादा भाई नौरोजी। लिखते हुए चलेंगे, कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बंबई अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, सूरत अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन। मैंने कहा था कि नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कब हुआ है? 1907 के कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। और इस दौरान जो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? रास बिहारी घोष ने की है। किसने की है? रास बिहारी घोष ने की है, याद रखना है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने की, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, आगा खां, सर मोहम्मद इकबाल, नवाब सलीमुल्लाह खां। आगा खां प्रथम अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग की। कल ही मैंने बताया था मुस्लिम लीग के बारे में। बताओ, 1906 में ढाका बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में किसकी स्थापना हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसने की है? आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। कल की क्लास देखना, ठीक है रमैन। हेलो, एक दो क्लास और देखते हैं, फिर इसके बाद मेरी तुरंत क्लास सीजी टेट में होगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि सीजी टेट में तुरंत जुड़ना है। ठीक है, कल ही मैंने बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है। आप लोग बता नहीं पा रहे हो जी। कल ही मैंने बताया था, कल की क्लास नहीं देखे थे आप ही लोग बताएंगे। कल ही मैंने पढ़ाया है। सर सैयद अहमद खां बोल दिए, कैसे? ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता हैं सर सैयद अहमद खां। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग की मैं बात कर रही हूँ। और ये भी बताई थी कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? कल की क्लास में मैंने बताया हुआ है, नहीं देखे हैं कल का क्लास आप? द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से पहले जुड़े नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए हैं। ठीक है, कल ही मैंने पढ़ाया था। इसका आंसर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की है। ओके ना मैन, घर में जाके आपको क्या करना है? कमेंट करना है। एक दिन भी आप कमेंट नहीं किए हो, को जाके कमेंट करना है, आंसर बताना है। चलो, तो अब मैं एक दो प्रश्न विजयनगर से करवा देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। वो दूसरा वाला पीडीएफ आ गया है जी इसमें। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? विजयनगर, है ना। और इसके बाद आप लोग की जस्ट सीजी टेट में क्लास है, तो सभी बच्चे सीजी टेट में जुड़ेंगे। इतिहास से संबंधित ही प्रश्न रहेंगे। सीजीपीएससी वाले लोग भी जुड़ सकते हैं और सीजी टेट वाले लोग तो जुड़ेंगे ही। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को कहाँ हुई? ढाका में हुई, सही है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से है, गलत। नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां इसके प्रमुख संस्थापक हैं। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां इसके क्या है? प्रमुख संस्थापक हैं।
लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे क्या, तो आपको क्या लगाना है? सही लगाना है। बिल्कुल प्रथम सदस्य थे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? सलीमुल्लाह खां और आगा खां इसके संस्थापक सदस्य थे। लेकिन अगर आपको संस्थापकों में एकदम ऐसे दिया जाए जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी पहला प्रश्न दिया है, तो वैसा दिया भी नहीं जाएगा। दोनों को साथ ही साथ देगा, अलग-अलग टाइप से नहीं देगा। ठीक है? तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 1 और 3 जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है? और कल की क्लास को देखना है एक बार आप लोग को और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। ठीक है? तो चलिए फिर आप सभी बच्चे सीजी टेट में जुड़ेंगे और कल मैं विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को करवाऊंगी। तो आप सभी बच्चों को क्लास अटेंड जरूर करना है। आज मैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को करवाने वाली थी, लेकिन अभी जस्ट मेरी क्लास किसमें होगी? सीजी टेट में होगी। ठीक है? तो हम लोग कल पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। 1-2 प्रश्नों का आंसर आप लोग को देना है। क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है? चलो, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? उसके बाद हजारा राम स्वामी, हजारा राम स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयनगर वाला है ना, इसको बताएंगे। संगम, सालू, तुलु और अराविडु। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, ये सारे वंश हुए थे भाई आपका विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है? देखो, ये तो सीजीपीएससी का क्लास है, तो सीजीपीएससी क्लास वाले लोग तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल आप विजयनगर साम्राज्य को पढ़ कर आएंगे। जो सीजीपीएससी वाले बच्चे हैं उन लोग विजयनगर को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि विरूपाक्ष मंदिर की स्थापना किसने की है, हजारा राम स्वामी मंदिर की संस्थापक कौन है, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सभी बच्चे बताएंगे। उसके अलावा संगम, सालू, तुलु और अराविडु वंशों के बारे में हम लोग क्या कल पढ़ेंगे, आप लोग को पढ़ के आना है। ठीक है? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश के बारे में आपको क्या करना है? पढ़ के आना है। आओगे पढ़ के? ठीक है? अब ये याद रखना, 50 रुपए के नोट में, 50 रुपए के नोट में कौन से मंदिर को दर्शाया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। 50 रुपए के नोट में कौन से मंदिर को दर्शाया गया है? उसके बाद 100 रुपए के नोट में कौन से मंदिर को दर्शाया गया है? मतलब 100 रुपए के नोट में कौन से स्मारक को दर्शाया गया है? दर्शाया गया है। उसके बाद 20 रुपए के नोट में, 20 रुपए के नोट में, इसको भी थोड़ा सा बताएंगे आप लोग। ठीक है? गजबेटकर की उपाधि किसने धारण की थी? सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। गजबेटकर की उपाधि, गजबेटकर की उपाधि, गजबेटकर की उपाधि कौन से विजयनगर वाले शासक ने ग्रहण की थी? ठीक है? तो इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। आप सभी बच्चों से हम मिलते हैं अभी तुरंत सीजीटेट की क्लास में। तो सभी बच्चे सीजीटेट की क्लास में जुड़ना नहीं भूलेंगे। सभी को थैंक यू। ठीक है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उसको आप लोग को कमेंट करना है। और हम्पी कहाँ पर है? ठीक है? उसका पूरा जितना भी डिटेल है, रामायण खासकर आपको, ठीक है, आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में बातें जो है पता चलेंगी। फिर कल आप पढ़ के आएंगे तो आपको विजयनगर वाला चैप्टर भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि विजयनगर से प्रश्न बने हैं। ठीक है? विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, इसको भी आप पढ़ के आएंगे। ओके, चलिए सभी बच्चों को थैंक यू।